हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और हमने लास्ट क्लास में जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है, जो मरुस्थल वाला हिस्सा है, वो हमने शुरू कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। हमने एक भाग जिसे हमने राठी रीजन कहा था, वो भाग हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके राठी के भी हमने दो पार्ट देख लिए थे। एक वो हिस्सा जहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, और एक वो हिस्सा जहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में ये भी बात करी थी कि ये जो रेत के धौरे जो होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं या सैंड ड्यून्स जिन्हें कहा जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। आज उससे आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन जो है हमारा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इसका भाग 2 है, इसका पार्ट 2 है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। तो हमने स्टडी ऑफ द डेजर्ट में देखा था कि डेजर्ट को या मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जिसे शुष्क प्रदेश हमने कहा था, और शुष्क प्रदेश का दूसरा नाम हमने क्या कहा था, इसे हमने राठी रीजन इसको कहा था। क्या कहा था? राठी रीजन इसको बोला था। साथ ही साथ जो मरुस्थल का दूसरा हिस्सा है, उसे हमने क्या कहा था? उसे हमने कहा था सेमी एरिड रीजन, या जिसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये किसके आधार पे हमने शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है इसका विभाजन किया है। तो मैंने आपको आइसो हाइट लाइन के बारे में बताया था, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन। जो 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन है, ये अरावली पे हम मान सकते हैं, और 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट जो लाइन है, वो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। जो अरावली से 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन के बीच में वो जो मरुस्थल का क्षेत्र है, उसे हमने अर्धशुष्क प्रदेश कहा था। और जो 25 सेंटीमीटर से कम जहां पे बारिश हो रही है, जहां पे शुष्क एरिया आपको देखने को मिलेगा, और ये कहां से कहां मिलेगा आपको? 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन से लेके जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है, वहां तक का जो प्रदेश है, उसको हमने क्या नाम दिया था? एरिड या राठी प्रदेश के नाम से हमें जाना था। तो ये रही वो 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन, ठीक है। और ये रहा आपका वेस्टर्न एरिड डेजर्ट, या जिसे कहा जाए पश्चिमी शुष्क प्रदेश इसे कहा जाता है। इसमें हमने दो हिस्से देखे थे। एक वो हिस्सा जहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं, एरिया विद सैंड ड्यून्स। और दूसरा हिस्सा वो था जहां पे आपको रेत के टीले देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो उस एरिया को हमने क्या कहा था? वो होता है विदाउट सैंड ड्यून्स वाला इलाका। ये बात याद आ रही है आपको? जी। हमने इस तरीके से इस जो शुष्क प्रदेश है इसको विभाजित किया था। आज हम जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं वो ये सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। और इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे उसको राठी कहा था, इसे हम लोग कह रहे हैं बांगर प्रदेश। क्या कह रहे हैं? बांगर प्रदेश। अब बांगर प्रदेश के मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से आपको देखने को मिलेंगे? बांगर के टोटल करीब 4 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं एक एक करके, आज यहीं से शुरू करते हैं। तो एरिड का तो हमने देख लिया था विदाउट सैंड ड्यून्स और विद सैंड ड्यून्स कितना हिस्सा है। सेमी एरिड की तरफ चलते हैं, अर्ध शुष्क की तरफ चलते हैं। और अर्ध शुष्क या इसका दूसरा नाम क्या था? बांगर क्षेत्र है। The physical division which is located between the arid desert and the Aravalli region is known as semi-arid desert। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये तो है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अरावली के मध्य ये वाला जो इलाका अभी हमको देखने को मिल रहा है, इसे किस नाम से जानते हैं? अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं, सेमी एरिड रीजन के नाम से इसे जानते हैं। और अ फिजिकल डिवीजन विच इज लोकेटेड बिटवीन 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन एंड 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। तो अभी हमने देखा था ये लाइन कौन सी है? ये है 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन। और अरावली को कौन सी रेखा जोड़ती है? इसको हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन। आइसो हाइट लाइन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इसे हिंदी में कहा जाता है समवर्षा रेखा। वह स्थान जहां पे समान वर्षा होती है, और वह रेखा जो इन समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है, उसे हम कौन सी रेखा कहेंगे? समवर्षा रेखा कहेंगे। आपसे पूछ लिया जाए भाई 40 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा का मतलब क्या है? तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मतलब यह है कि वह स्थान जहाँ पे 40 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है और एक रेखा उन 40 सेंटीमीटर वाले प्रदेशों को क्या कर रही है, अपने साथ जोड़ रही है, तो उसे आप क्या कह दोगे, आइसोहाइट लाइन या समवर्षा रेखा कह दोगे। तो अब आपसे को समझ में आ गया ये अर्ध शुष्क प्रदेश कहां देखने को मिलेगा, सेमी एरिड रीजन हम लोग किसे कहेंगे। अब सेमी एरिड रीजन के मुख्य रूप से 4 हिस्से हैं। हमको इतना डिटेल में, हालांकि यूपीएससी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में पहुंचती है, तो सर फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि राजस्थान वाला जो हिस्सा है ज्योग्राफी की दृष्टि से काफी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? जब से चाइना ने क्या किया है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, तो सभी देश क्या कर रहे हैं, अपने अपने देशों में क्या कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज कर रहे हैं। उसी में भारत ने भी जब REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज करना शुरू किया तो पाया कि राजस्थान वाला हिस्सा और इस हिस्से में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही की न्यूज है ये। तो और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला जो हिस्सा है, ये काफी बड़ा हिस्सा आपको कहां देखने को मिलेगा, इस रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, मरुस्थल में देखने को मिलेगा, थार में देखने को मिलेगा। तो थार के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी जनरली ये करता है कि कोई चीज न्यूज में है तो न्यूज वाली चीज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर बात करें अर्धशुष्क एरिया की, अर्धशुष्क एरिया को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है लूनी बेसिन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो मरुस्थल है, जो थार है, इसकी प्रमुख नदी क्या है? इसकी प्रमुख नदी का नाम है लूनी। क्या नाम है? प्रमुख नदी का नाम है लूनी। अब बेसिन का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। बेसिन, लूनी बेसिन या लूली का जो अपवाह क्षेत्र है उसकी हम बात करेंगे। आप ये अपवाह क्षेत्र क्या होता है उसको समझ लेते हैं एक बार। भाई आपने ये बेसिन से जुड़ा मिलता जुलता एक शब्द आपने पहले सुना है जिसे हम लोग कहते हैं वॉश बेसिन। सुना है आपने सबने? वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ही पॉट जैसा होता है जहां पे हम लोग हाथ जाके धो लेते हैं। अगर उसकी आकृति आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वॉश बेसिन। यहाँ पे वो पाइप लगा होता है जो नाली से जुड़ता है, और इस तरीके से वो वॉश बेसिन होता है, और इस पे आप हाथ धो लेते हो, या सिंक होती है तो आप इसमें बर्तन धो लेते हो। ठीक है। अब इस वॉश बेसिन पे कहीं पे भी पानी गिरे, सोच समझिएगा इस बात को, वॉश बेसिन पे कहीं पे भी पानी गिरे, अल्टीमेटली वो सारा पानी इकट्ठा होकर कहां चला जाएगा? इस ड्रेनेज पाइप से नाली में चला जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं? वॉश बेसिन कह रहे हैं। हमें क्या समझना है? हमें रिवर बेसिन, नदी का अपवाह समझना है, रिवर बेसिन समझना है। तो कैसे समझेंगे? समझिए कि एक ऐसा एरिया है, माने ये एक एरिया है काफी बड़ा, ठीक है, और यहां से जो मुख्य नदी है जिसका नाम अभी हमने लिया लूनी, वो बह रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी है। ठीक है। अब इस लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र का मतलब या लूनी बेसिन का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, ये एरिया सी और ये एरिया डी। ठीक है। इस ABCD एरिया में कहीं पे भी क्या हो जाए? बारिश हो जाए। फिर से सुनिएगा, इस ABCD एरिया में कहीं पे भी क्या हो जाए? बारिश हो जाए। ये बारिश का पानी अल्टीमेटली छोटी छोटी धाराओं के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा? इस लूनी के अपवाह क्षेत्र में पहुंच जाएगा। लूनी जो नदी है उसमें पहुंच जाएगा। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कहीं पे भी क्या हो जाए? बारिश हो जाए, वो बारिश का पानी अल्टीमेटली कहां पहुंच जाए? नदी में पहुंच जाए। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस एरिया को हम लोग कहते हैं बेसिन एरिया। क्या कहते हैं? बेसिन एरिया। तो पहला जो अर्धशुष्क जो मरुस्थल है, जो अर्धशुष्क रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? लूनी बेसिन। दूसरा जो है नागौरी अपलैंड, राजस्थान में एक इलाका पड़ता है नागौर। नागौर किस लिए फेमस है? नागौर में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे खारे पानी की झीलें मिलती हैं। तो ये कैसा हिस्सा है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? इसे नागौरी अपलैंड कहा जा रहा है। तीसरा है शेखावती इनलैंड ड्रेनेज एरिया। शेखावती का मतलब है जैसे जो राजस्थान का वो हिस्सा जो हरियाणा को टच करता है मुख्यतः, जैसे चूरू हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो एरिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी के नाम से जानते हैं। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? वह नदियां जो आपको सतह पे तो देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि सतह के नीचे जो बह रही हैं उसे आप क्या कहोगे? इनलैंड
जो लैंड के अंदर है, इनलैंड ड्रेनेज एरिया है। और लास्ट है घग्गर बेसिन। उत्तर में आप देखोगे जो पंजाब और राजस्थान से एक नदी मिलेगी आपको, घग्गर जिसे कहा जाता है। घग्गर में जब पानी आ जाता है तो कई बार ये घग्गर नदी कहां तक चली जाती है, पाकिस्तान तक भी चली जाती है। ठीक है, ये घग्गर नदी किसका अवशेष माना जाता है? घग्गर नदी अवशेष मानी जाती है जो प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी थी उसका अवशेष क्या है? ये घग्गर नदी है। तो इस चार प्रमुख डिवीजन में हम किसको बांट देते हैं? हमारे अर्धशुष्क एरिया को विभाजित कर देते हैं। अब एक एक करके मैं ये तो नहीं कहूंगा आप हर चीज याद कर लेना यहाँ पे, लेकिन मेजर मेजर जो चीजें वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। जैसे आपको ये नहीं याद करना है कि लूनी बेसिन का एरिया कौन सा है। लूनी आपको पता होना चाहिए कि भाई दक्षिणी राजस्थान की एक नदी है। तो आपको अल्टीमेट बस आपसे ये यूपीएससी नहीं पूछे कि भाई राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बह रही है। अगर आप आरएएस आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, अन्यथा यूपीएससी ये सवाल आपसे नहीं पूछने वाली। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा जब मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉडवर्ड बेसिन, इसे कहा जाता है गॉडवर्ड बेसिन। इट्स एक्सटेंशन इन जालौर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही एंड जोधपुर। ये आपको याद नहीं होगा और ना ही आपको करने की जरूरत है। द In this basin, saline plants हेलोफाइट आर फाउंड इन द बाड़मेर बालोतरा। अब यहाँ पे ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सलाइन प्लांट्स कहा जाता है, जो नमकीन पानी में या मैं कहूं खारे पानी में भी उग जाते हैं। ठीक है, उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उनका बायोलॉजिकल नाम क्या है? हेलोफाइट। ये नाम आपको पता होने चाहिए ना, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई जीरोफाइट क्या होता है, तो जीरोफाइट का मतलब आपको पता होना चाहिए एक ऐसे पेड़ होते हैं जिनको बारिश कम चाहिए, जिनको पानी बहुत कम चाहिए। आपसे पूछ लिया जैसे आप हेलोफाइट बताओ, तो हेलोफाइट का मतलब वो होता है जो नमकीन या खारे पानी में भी जो पेड़ उग सकते हैं। रन ऑफ नहर इज लोकेटेड इन दिस बेसिन। आपने रन ऑफ कच्छ के बारे में सुना होगा, बिल्कुल वैसा ही इलाका यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। कौन से बेसिन में? लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य बात क्या है? इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपको बताना चाहिए भाई, गॉडवर्ड बेसिन हो गया इसका दूसरा नाम। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आपको हेलोफाइट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको रन भी देखने को मिलता है। तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? लूनी बेसिन के बारे में। नागौर अपलैंड की अगर अपन बात करें तो नागौर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान में नागौर क्षेत्र के आसपास और नागौर क्षेत्र में बहुत सारी खारे पानी की झीलें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा डीडवाना। अभी जिन जिन नहरों के आगे, जिन जिन लेक्स के नाम के आगे NA आपको देखने को मिले, क्या देखने को मिले? NA आपको देखने को मिले, और वो राजस्थान की झील है, तो जनरली आपको वो खारे पानी की झील आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, द सलाइन वाटर लेक्स आर द हाईएस्ट फाउंड इन नागौर, डीडवाना, कुचामन एरिया। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे नमक का पानी बहुत ज्यादा है, और ये नमक का पानी कहां से मिलता है? आसपास के एरिया में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, और ये फ्लोराइड जब उस पानी में घुल जाता है, और वो पानी अक्सर लोग जब यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है, उनके बाहर जो कुबड़ जो होता है, कुबड़ बाहर निकल आता है। तो राजस्थान में जहां जहां पे ये फ्लोराइड युक्त पानी है, तो वहां पे आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी जिसे क्या कहा जाता है? कुबड़ की बीमारी कहा जाता है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है हमारा पीठ का, ये क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, इसे कुबड़ कहा जाता है, या इंग्लिश में से हम्प बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बस नागौर अपलैंड के बारे में इतना से पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारी खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी, सलाइन वाटर लेक्स आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आगे की हम बात करें, ये थी अपनी रेगिस्तान की मुख्य बातें। रेगिस्तान के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रेगिस्तान में, मरुस्थल में आपको कुछ और नॉमेनक्लेचर, आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से प्रमुख रूप से प्लाया लेक्स। अभी हमने देखा कि अर्धशुष्क जो मरुस्थल है वहां पे आपको कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास आपको क्या देखने को मिलती हैं? खारे पानी की झीलें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर यही खारे पानी की झीलें आपको कहां देखने को मिले? शुष्क परिस्थितियों में आपको देखने को मिले। अब शुष्क परिस्थितियों में खारे पानी की झील कैसे होगी? समझिए कि यहाँ पे गर्त बनी हुई है, और इस गर्त में क्या हुआ? बारिश का पानी आके इकट्ठा
होने लगा। क्या होने लगा? बारिश का पानी आके इकट्ठा होने लगा। लेकिन मानसून के बाद सर्दियां आएंगी, और सर्दियों के बाद जब गर्मी आएंगी तो क्या होगा? गर्मियों में ये इसका क्या होना शुरू होगा? वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा पानी का। पानी का क्या होना शुरू हो गया? वाष्पीकरण होना शुरू हो गया। केवल पानी का वाष्पीकरण होगा, जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो इसके इस झील के, इस गर्त के गहराई में आपको क्या देखने को मिलेगा? जमा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब यहाँ पे बारिश होगी तो फिर से क्या होगा? पानी तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, पानी तो आएगा, और पानी में क्या घुल जाएगा? ये नमक घुलता हुआ चला जाएगा। फिर क्या होगा? पानी का वाष्पीकरण होगा और नमक वहीं पे रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनती है? खारे पानी की झीलें बनती हैं। इन खारे पानी की झीलों को किस नाम से जाना जाता है? प्लाया झीलों के नाम से जाना जाता है। किस झील से, किस नाम से जाना जाता है? प्लाया झीलों के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि दो प्रकार की फसलें होती है, एक रबी की फसल होती है और दूसरा खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल सर्दियों में काटा जाता है उसको, और खरीफ की जो फसल है उसे गर्मियों में। अब आप मुझे बताइए कि ये जो प्लाया झीलें हैं, ये गर्मियों में काम आएंगी या सर्दियों में? गर्मियों में तो क्या पानी वाष्पीकरण हो जाएगा। तो सर्दियों के समय में जब रबी की फसलें होती हैं तो उस समय आप देखोगे लास्ट के टाइम पे नवंबर दिसंबर के आसपास, आप गेहूं जो है वो किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। तो वहां पे ये झीलों का पानी वो लोग यूज करते हैं। देखो लिखा हुआ है रबी क्रॉप्स इज मेनली सोन इन दीज लेक्स। रबी की फसलों के लिए ये झीलें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो एक कास्ट आपको देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है पालीवाल ब्राह्मण। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इन प्लाया झीलों में क्या करना शुरू किया था? बहुत पहले खेती करना शुरू किया था। लोकल नाम अगर बात कर लिया जाए तो इसे कहा जाता है खड़ीन खेती। क्या कहा जाता है? खड़ीन खेती कहा जाता है। तो याद रहेगा, प्लाया झीलें क्या होती हैं? प्लाया लेक्स क्या होती हैं? खारे पानी की झीलें होती हैं। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो मरुस्थल है, जो थार है, वो टैथिस सागर का अवशेष है। और इस बात की पुष्टि कौन करता है? वहां पे जो आज हमको फॉसिल देखने को मिल रहे हैं, जो हमें जीवाश्म देखने को मिल रहे हैं, वो जीवाश्म इस बात की क्या कर देते हैं? पुष्टि कर देते हैं। तो उसी जीवाश्म जहां मिलते हैं उसके लिए वहां पे एक पार्क बनाया गया है, और उस पार्क का नाम क्या है? आकल वुड फॉसिल पार्क। क्या नाम है? आकल उस जगह का नाम है। किसके जीवाश्म देखने को मिल रहे हैं? लकड़ी के, वुड के जीवाश्म देखने को मिल रहे हैं। और कहां मिलेगा आपको ये? जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। द ओल्डेस्ट वुडन रिमेन्स इन जैसलमेर। और जैसलमेर में आपको पता होना चाहिए एक नेशनल डेजर्ट पार्क भी है, उसके अंदर ही आपको ये अकल वुड फॉसिल पार्क देखने को मिलेगा। द ओल्डेस्ट वुड रिमेन्स इन द जैसलमेर विच आर करंटली रिसीव्ड एज स्टोन फॉर्म। तो इतने पुराने हैं कि वो लकड़ी किस में तब्दील हो गई है? अब आपको पत्थर कैसे देखने को मिलेगी? रॉक्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, चट्टानों की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। कितनी पुरानी है ये करीब करीब 180 मिलियन ईयर्स पहले की है। और कौन सा पीरियड चल रहा था? जुरासिक पीरियड चल रहा था, जब डायनासोर पैदा हो रहे थे। उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के इतिहास के बारे में देखते हैं, तो हम वहां पे पढ़ते हैं एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं जुरासिक पीरियड। तो ये जो लकड़ियां जिनके जीवाश्म यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, कितने पुराने हैं? जुरासिक टाइम पीरियड के जीवाश्म आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाप बोल्डर क्ले। अब बाप एक जगह है जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। क्ले के बारे में आप जानते हो। बोल्डर क्या होता है ये आपको समझना है। देखो जब हिमनद, याद सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब हिमनद आगे की ओर बढ़ता है, कहां बढ़ता है? हिमनद आगे की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बढ़ता है। मानो ये पहाड़ है, पहाड़ पे हिमनद है, तो हिमनद इस तरह से नीचे की ओर बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ रहा है अपने से। तो हिमनद जब आगे बढ़ता है तो चट्टानों को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। चट्टानों का क्या करता है? वो अपक्षय अपरदन कर देता है। हिमनद जब चट्टानों को तोड़ता है तो उस जो अवसाद हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बोल्डर्स। क्या कहते हैं? बोल्डर्स कहा जाता है। तो याद रखना कि बोल्डर्स का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ आपको देखने को मिलेगा? हिमनदों के साथ देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। तो ये बोल्डर्स आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? बाप एक जगह है, और ये जगह आपको कहां देखने को मिलेगी? ये आपको जगह देखने को मिलेगी राजस्थान के
जोधपुर में। कहां देखने को मिलेगी? राजस्थान के जोधपुर में। इसका मतलब क्या जोधपुर जो आज है, जो राजस्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम डेजर्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कभी क्या रहे होंगे? हिमनद रहे होंगे। याद करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है शुरुआती दिनों में, कि जो भारत है वो गोंडवाना का हिस्सा था, और गोंडवाना कहां पर था? वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी ध्रुव के पास। दक्षिणी ध्रुव के पास। अब हमें समझ में आ सकता है कि हाँ, अगर ये दक्षिणी ध्रुव के पास था तो यहाँ पे क्या रहे होंगे? बहुत सारे हिमनद रहे होंगे। तो अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं और जब भी उसके एविडेंसेस हम देते हैं, उसको बात को सपोर्ट अगर हमें करना है, तो आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? इस बाप बोल्डर क्ले का एग्जांपल ले सकते हो। देखते हैं क्या है। सेडिमेंट्स एंड लार्ज स्टोन्स boulders formed by the deposition from the glacier sheets are known as boulder clay। तो किससे रिलेशन आपको देखने को मिलेगा? ग्लेशियर्स के साथ इसका रिलेशन आपको देखने को मिलता है। कितने पुराने हैं ये? परमो कार्बोनिफेरस पीरियड, करीब करीब 250 से 280 मिलियन वर्ष पूर्व हैं ये। तो काफी पुराने बोल्डर्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? ये भी आपको राजस्थान के थार मरुस्थल में, जो जोधपुर नामक जगह है, वहां आपको देखने को मिलते हैं। आपको ज्योग्राफी में और एनवायरनमेंट में एक टॉपिक देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण जिसे कहा जाता है हिंदी में। अब मरुस्थलीकरण के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण आपको देखने को मिलेगा, हमने जैसे कहा था कि जो बरखान, जो रेत का टीला होता है, हवा क्या करती है? उसे आगे शिफ्ट करती रहती है। इसी वजह से याद करो, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप बन रही थी। तो जब बरखान आगे बढ़ेगा तो याद करो, मानो ये जमीन है और यहाँ पे बरखान है, ये बरखान धीमे धीमे इस जमीन को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, और रेगिस्तान की मिट्टी कहाँ पहुंच जाएगी? एक मैदानी इलाके में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? एक मैदानी इलाके में पहुंच जाएगी। इसका मतलब जो इलाका पहले रेगिस्तान नहीं था, वहां पे भी क्या होता जा रहा है? रेगिस्तान फैल रहा है। तो रेगिस्तान के फैलने को ही क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। और इसके लिए कौन से रेत के टीले या कौन से सैंड ड्यून्स जिम्मेदार हैं? तो याद रखिएगा, बरखान, जिसको हमने कहा था बरखान, जो याद करो अर्धचंद्राकार आकृति के जो रेत के टीले थे, इस प्रकार से जो रेत के टीले हमने देखे थे, ये जो रेत के टीले हैं, हवा क्या करती है? इनको शिफ्ट करती रहती है। आज ये रेत के टीले यहां पहुंचे, कल ये रेत के टीले इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो मरुस्थल केवल अभी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले हिस्से में, धीरे धीरे हम लोग जो बरखान के कारण कहां पहुंच रहा है? पंजाब में पहुंच रहा है, हरियाणा में पहुंच रहा है। अब सोचो, पंजाब और हरियाणा में अगर ये रेत के टीले उस फर्टाइल मिट्टी को, उस उपजाऊ मिट्टी को जाके ढक लेंगे, तो क्या होगा? वहां की मिट्टी का उपजाऊपन धीमे धीमे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। मिट्टी में आप कुछ उगा नहीं पाओगे। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, जब डेजर्ट बरखान की वजह से, बरखान जब आगे बढ़ रहे हैं या डेजर्ट जब आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल जब आगे बढ़ रहा है, तो इसे ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है मार्च ऑफ डेजर्ट। क्या कहा जाता है? डेजर्ट का मार्च करना। जैसे याद करो, मिलिट्री क्या करती है? आर्म फोर्सेस मार्च करती है। इसी प्रकार मार्च का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार रेगिस्तान जब आगे बढ़ रहा है, उसे क्या कहा जाता है? मार्च ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। तो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई मार्च ऑफ डेजर्ट के पीछे कौन से सैंड ड्यून्स रेस्पॉन्सिबल हैं मेनली? तो याद रखिएगा, बरखान सैंड ड्यून्स रेस्पॉन्सिबल हैं। जिसकी अभी हमने बात करी थी, शेखावाटी रीजन जो है, ये शेखावाटी रीजन किसको टच करता है? हरियाणा को टच करता है। और शेखावाटी रीजन में स्पेशली झुंझुनू में और सीकर में क्या देखने को मिलेंगे आपको? बरखान सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। बरखान रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। ये बरखान के टीले हवा के कारण कहां बढ़ते जा रहे हैं? हरियाणा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा बहुत ज्यादा फर्टाइल इलाका है, और उस फर्टाइल इलाके में जब ये मिट्टी के टीले आगे बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? उसको इनफर्टाइल कर देंगे, उसका उपजाऊपन खो जाएगा। उपजाऊपन खो जाएगा, वहां पे वनस्पति नहीं हो पाएगी, और वो किस में तब्दील हो जाएगा? डेजर्ट में या रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो मार्च ऑफ डेजर्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करें भाई इंपॉर्टेंस ऑफ थार डेजर्ट क्या है। ये आखिरी चीज है जिसको आपके बारे में, आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई थार डेजर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखो, अगर भारत में थार डेजर्ट नहीं होता, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर भारत में
थार डेजर्ट नहीं होता। जो अभी मौसम चल रहा है, जैसे आप मानसून कह रहे हो, मानसून में इतनी अच्छी बारिश नहीं होती। अब आपके लिए हो सकता है ये शॉकिंग हो, क्लाइमेटोलॉजी में हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। जो रेगिस्तान की मिट्टी है, रेगिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे क्या है, वनस्पति नहीं है, और सूर्य की किरणें गर्मियों में सोचो इस रेत को कितना तपा देती होंगी। यहाँ पे तापमान पता होगा आपको 47-48 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब इतना अधिक तापमान होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या होने लगता है, प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और इस लो प्रेशर की तरफ बहुत तेजी से हवाएं चलना शुरू होती हैं। और ये हवाएं कहां से चलेंगी, हमेशा हमें पता है भाई, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही हवाएं चलेंगी। तो ये जो महीना है जून जुलाई अगस्त, इस समय जो उच्च दाब है वो कहां देखने को मिलेगा, तो कोस्टल इलाके के आसपास वाला जो समुद्र है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहां से बहुत तेजी से पवनें किस तरफ आने की कोशिश करेंगी, थार के मरुस्थल में आने की कोशिश करेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब। और जब ये हवाएं चलती है तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, अपने साथ वाष्प लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं, और उस मॉइस्चर को बरसाते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए पूरे भारत में बारिश करते हुए कहां पहुंचती है, थार के मरुस्थल में पहुंचती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारत में थार का मरुस्थल नहीं होता तो इतनी अच्छी बारिश नहीं हो पाती। हालांकि आगे सेम कंसेप्ट हम लोग कहां लगाएंगे, तिब्बत के पठार पे और लद्दाख वाले रीजन में भी हम लगाएंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, मानसून आता है। दूसरा, अगर इस इलाके की हम बात करें तो इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, भाई यहाँ पे खेती तो नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पालतू पशुओं को पाला जाता है। स्पेशली आप देखोगे ऊंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, भेड़ बकरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, देसी गाय की बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वेरियस मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन, माइका, जिप्सम, एब्स्ट्रॉस, कोल, कॉपर, सोपस्टोन, मार्बल, बिल्डिंग स्टोन, रॉक फॉस्फेट, फेल्ड्सपर, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस। तो आप देख रहे हो कितने सारे मिनरल्स का खजाना है, कितने सारे खनिजों का खजाना है, कौन, हमारा थार का मरुस्थल। और अभी हाल ही की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की खबर है कि यहाँ पे क्या भी मिलने की बात हो रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ये इलाका बहुत न्यूज में रहने वाला है। देयर आर लार्ज पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू द इरिगेशन फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ सॉइल्स ऑफ दिस रीजन आर फर्टाइल। हमें पता है सॉइल तो फर्टाइल है, लेकिन क्या नहीं है, उसके पास मॉइस्चर नहीं है। तो सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, सरकार यहाँ पे नई इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आ रही है, सिंचाई की नई नई परियोजनाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक प्रमुख परियोजना के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी जो नहर है उसने क्या करा है, इस पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया है। कभी अगर आप गूगल मैप को देखोगे और भारत की तरफ का थार मरुस्थल देखोगे और पाकिस्तान का थार मरुस्थल देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हमारा यहाँ का जो थार मरुस्थल है धीमे धीमे कैसा होता जा रहा है, हरा भरा होता जा रहा है। उसके पीछे प्रमुख रूप से क्या है, ये इरिगेशन पैटर्न है। इट अट्रैक्ट टूरिस्ट, टूरिज्म के लिए तो आप देखोगे कि जैसलमेर में 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जितने महंगे होटल्स आपको गोवा में देखने को मिलेंगे, उतने ही महंगे होटल आपको कहां देखने को मिलेंगे, जैसलमेर में। जैसलमेर में न्यू ईयर का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो रेत होती है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है उस समय विजिट करने के लिए। और दिसंबर जनवरी ये आइडियल मंथ है जैसलमेर में टूरिज्म के लिए। तो थार का मरुस्थल जो है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। आपने राजस्थान के बहुत सारे नृत्य देखने को देखे होंगे आपने, उसमें से आपने एक वो नृत्य भी देखा होगा कि एक महिला जो काले कपड़े पहन के, कालबेलिया वो ट्राइब है और वो नृत्य कर रही है, उसे अक्सर लोग कालबेलिया नृत्य कह देते हैं, वो कालबेलिया ट्राइब है बेसिकली। तो वो जो आपने एक नाम भी सुना होगा, काफी फेमस नाम है, पद्मश्री उन्हें मिल चुका है, श्रीमती गुलाबो जी जो हैं, वो डांस करती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल हेरिटेज भी आपको देखने को मिलता है। द रीजन हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये तो हमें पता ही है कि किसके साथ हम यहाँ पे बॉर्डर साझा कर रहे हैं, हमारे टूटे हुए टुकड़े के साथ जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, इसलिए इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो बार बार ये न्यूज आ रही थी, अगर आपको याद हो, कि ड्रोन
पाकिस्तान ड्रोन से अटैक कहाँ कर रहा है? बार बार बाड़मेर वाले इलाके में अटैक कर रहा है, जैसलमेर में अटैक कर रहा है। तो वो न्यूज अगर आपको याद है तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये था डेजर्ट वाला हिस्सा, ये था मरुस्थल वाला हिस्सा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द कोस्टल प्लेन्स। हम लोग तटीय मैदानों से हम लोग बातें शुरू करेंगे। अगर आपको वरांडा आईएएस के प्रोग्राम्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। ये वरांडा आईएएस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंस्टाग्राम का पेज है। इस क्यूआर को आप स्कैन करो और डायरेक्टली ये क्यूआर आपको कहाँ ले जाएगा? हमारे इंस्टाग्राम पेज पे ले जाएगा, जहां पे आपको वरांडा आईएएस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तटीय मैदानों के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलें कि सेशन कैसे लग रहे हैं और किन किन चीजों की जरूरत और है आपको, ताकि वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। Veranda IES, where your dream becomes reality.